राम लिखा रहमान लिखा, राम लिखा रहमान लिखा, ईसावर सतनाम लिखा, होड़ लगी जब सारी दुनिया एक लफ्ज में लिखने की, सबने सब दुनिया लिख डाली, मैंने माँ का नाम लिखा। महफिल में हंसना मेरा मिजाज बन गया, तन्हाई में रोना मेरा राग बन गया, दिल के दर्द को कभी चेहरे पर आने नहीं दिया, यही मेरे जीने का अंदाज बन गया। बच्चों, एक चीज याद रखना कि प्रेम चाहे मिट्टी से हो या अपने काम से हो या किसी एक चेहरे से हो, वो आदमी को बड़ा बना देता है, किसी को देवदास बना देता है, अगर अपने काम से हो तो उसे एपीजे अब्दुल कलाम बना देता है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सिखाने के लिए हम आ गए हैं, जो आपके IIT नीट और एडवांस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको याद हो तो इसके पहले के वीडियो में हमने आपको सिखाया था एसिडिक स्ट्रेंथ देखने का तरीका, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको कराए थे। अगर आप वो वीडियो न देखे हों तो YouTube में सर्च करिए केमिस्ट्री बाय PC सर, पहले उन वीडियो को देखिए, फिर इसको देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। क्योंकि आज मैं आपको सिखाने चल रहा हूं बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ देखने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहे तो आज के बाद IIT नीट या एडवांस में आने वाला कोई भी सवाल बेसिक स्ट्रेंथ से आपका गलत नहीं होगा। बस शर्त यह है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप न करिएगा। अगर स्किप करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो सकता है, आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? आइए, बेसिक स्ट्रेंथ देखो, डेफिनेशन की बात करें तो वो एक अलग मैटर हो जाता है, बाकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो भी सिखाऊंगा भी। मेन तो हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है कंपटीशन के। लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब सिंपल सा होता है, कैपेसिटी टू एक्सेप्ट H प्लस आयन। H प्लस आयन एक्सेप्ट करने की क्षमता इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रेंथ। H प्लस आयन लेने की क्षमता ही क्या कहलाती है? बेसिक स्ट्रेंथ। या वही बात है लेकिन दूसरे शब्दों में है टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बेसिक स्ट्रेंथ है, या H प्लस आयन लेने की क्षमता बेसिक स्ट्रेंथ है। लीजिए, कैपेसिटी टू एक्सेप्ट H प्लस आयन या टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर होता क्या है और कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ के? क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल बेसिक स्ट्रेंथ के आपके एग्जाम में बच्चों आता है, और जरा से कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर न होने की वजह से क्वेश्चन आपके हाथ से स्लिप कर जाता है। देखिए क्या होता है बेसिक स्ट्रेंथ, कैसे इसे आप पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चंस को करेंगे, मैं आपको सिखाता हूं। हमारे पास तीन तरह के चार्ज हैं, राइट? आज के बाद आपका कभी भी बेसिक स्ट्रेंथ का सवाल गलत नहीं होगा, बस ध्यान दीजिएगा। हमारे पास है फॉर्मल चार्ज, ठीक? हमारे पास है डीलोकलाइज चार्ज, हमारे पास है एरोमेटाइज चार्ज, यानी ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। इन्हें अप्लाई करना अगर आप सीख गए तो दुनिया का कोई भी सवाल बेसिक स्ट्रेंथ का कभी भी आपसे गलत नहीं हो सकता। देखना, जब समझना बात को। और एक बात तो आपको मैंने बहुत पहले ही बताया था, फिर बता दे रहा हूं
कि किसी भी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। चार्ज मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को हमेशा घटाता है। याद रखिएगा, चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, इससे कोई मतलब नहीं है। चार्ज स्टेबिलिटी को घटाता है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो भी घटाएगा, निगेटिव चार्ज होगा तो भी घटाएगा। यानी अगर कंपाउंड के ऊपर चार्ज आएगा तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी को घटाएगा, डिक्रीज करेगा। राइट? आइए हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज की। डीलोकलाइज चार्ज या एरोमेटाइज चार्ज से कैसे खेलेंगे हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के साथ। आइए लेट अस प्ले, खेलते हैं। अब फर्स्ट पार्ट को हम उठाते हैं, यहां पर ले आ रहे हैं, थोड़ा स्पेस भी बना लेंगे। ये लीजिए, ये क्या है? फॉर्मल चार्ज है। फॉर्मल चार्ज, राइट? फॉर्मल चार्ज क्या है? कहते हैं नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ कंप्लीट ऑक्टेट लीजिए। निगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ऑक्टेट, दोनों को हम मिला के बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। राइट? कहते हैं कि अगर किसी कंपाउंड के ऊपर अगर फॉर्मल चार्ज बढ़ेगा, फॉर्मल चार्ज यदि इंक्रीज करेगा तो बताइए स्टेबिलिटी घटेगी। यानी फॉर्मल चार्ज इंक्रीज करेगा तो अनस्टेबिलिटी अगर फॉर्मल चार्ज बढ़ेगा तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। भाई स्टेबिलिटी घटेगी तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो फॉर्मल चार्ज, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ कंप्लीट ऑक्टेट को बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। किसी कंपाउंड पे फॉर्मल चार्ज इंक्रीज करेगा तो अनस्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। H प्लस आयन की चाहत बढ़ जाएगी। अनस्टेबल हो गया ना, तो H प्लस आयन की चाहत बढ़ेगी स्टेबिलिटी पाने के लिए। H प्लस आयन को जल्दी जल्दी पकड़ेगा। राइट? तो और H प्लस आयन की चाहत अगर बढ़ गई तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने क्या कहा था कि H प्लस आयन एक्सेप्ट करने की पावर ही क्या कहलाती है? बेसिक स्ट्रेंथ। देखिएगा, कोई भी सवाल आपका जाने नहीं पाएगा। आपके एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, देखिए चुटकियों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। हमारे पास है NH3 NH2 माइनस NH-2। हमें इन कंपाउंड्स में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है, कौन ज्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है। तो आप बताइए, जैसे जैसे फॉर्मल चार्ज बढ़ रहा है, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, फॉर्मल चार्ज आ गया, फॉर्मल चार्ज 2 आ गया, जैसे जैसे फॉर्मल चार्ज बढ़ेगा इन कंपाउंड की अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। चूंकि आपने कहा था चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, स्टेबिलिटी घटेगी मतलब अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है? तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, और अगर अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है तो H प्लस आयन को पकड़ने की चाहत बढ़ेगी। तो बताओ, अमोनिया जल्दी H प्लस आयन को पकड़ेगा या NH-2 जल्दी H प्लस आयन को पकड़ेगा? ये जल्दी पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा अनस्टेबल है, ये स्टेबल ज्यादा होना चाहेगा, तो H प्लस को जल्दी पकड़ेगा, और जितना तेज H प्लस को पकड़ेगा तो H प्लस की चाहत ही बेसिक स्ट्रेंथ है। यानी सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है इसकी और सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ है इसकी।
लीजिए देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है H2O वाटर OH माइनस, लीजिए O-2, हमें बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ। बस एक बार फोकस करिए, कंसंट्रेशन लगाइए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है। बताइए फॉर्मल चार्ज बढ़ेगा तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। बताइए वाटर पर कोई फॉर्मल चार्ज है क्या? नहीं है, वाटर पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, केवल लोन पेयर है। फॉर्मल चार्ज आ गया, फॉर्मल चार्ज बढ़ गया तो अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, यानी H+ की चाहत किसके अंदर ज्यादा है? H+ की भूख किसके अंदर ज्यादा है? O-2 के अंदर ज्यादा है और सबसे कम इसके अंदर है। तो H+ की चाहत ही क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ है। लीजिए दैट इज ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ये किसका ऑर्डर चल रहा है? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। देख लीजिए, सपोज करिए हमारे पास है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, HS- एंड S-2। हमें निकालना है इनका बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है, कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है। तो बताओ, जैसे जैसे फॉर्मल चार्ज बढ़ेगा H+ की चाहत बढ़ेगी, H+ की चाहत बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यानी सबसे ज्यादा बेसिक बच्चों कौन सा है? दिस, और कम बेसिक ये है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है ये, और हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है ये। लीजिए दैट इज द क्वेश्चन। लीजिए ये है हमारे पास, हमें बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है। तो बताओ कौन सा एमीन ज्यादा बेसिक होगा? जिसपे फॉर्मल चार्ज ज्यादा होगा उसकी H+ की चाहत ज्यादा होगी, यानी दैट एमीन इज मोर बेसिक एंड लिस्ट बेसिक इज CH3NH2। देख लीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट को आपने पकड़ लिया तो दुनिया में कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। और आज के बाद जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं बेसिक स्ट्रेंथ का, पूरी दुनिया में आपको कहीं मिलने वाला नहीं है और आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इफ फॉर्मल चार्ज ऑन डिफरेंट एटम, अगर फॉर्मल चार्ज डिफरेंट एटम पर हो, जैसे सर, जैसे मान लीजिए हमारे पास है क्वेश्चन CH3- F-। अब देखिए फॉर्मल चार्ज डिफरेंट एटम पर है, बच्चों ध्यान देना। अब फॉर्मल चार्ज डिफरेंट एटम पर है, यहां पर फॉर्मल चार्ज कहां पर है? कार्बन पर है। यहां पर फॉर्मल चार्ज कहां है? नाइट्रोजन पर है। कुछ लोग सोच रहे हैं हाइड्रोजन पे। बच्चों चार्ज कहीं भी लगा हो उसका संबंध सेंट्रल मेटल से होता है, सेंट्रल एलिमेंट से, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कार्बन पर है, यहाँ फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पर है, यहाँ फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पर है, यहाँ फॉर्मल चार्ज फ्लोरीन पर है। फॉर्मल चार्ज डिफरेंट एटम पर है। जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो सबसे पहले इनका कंजुगेट बना लेते हैं। चलो बना लेते हैं, ये लो CH4, एक एक हाइड्रोजन दो, चार्ज हटाओ, NH3, H2O, HF। देख लीजिए, अब जैसे ही आप इनका कंजुगेट बनाएंगे
कंजुगेट बेस का जैसे कंजुगेट एसिड आप बनाएंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। मेथेन है, अमोनिया है, वाटर है, HF है। बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HF है। एसिडिक स्ट्रेंथ में मैंने सिखाया था, एसिडिक स्ट्रेंथ के लेक्चर में सिखाया था, इसलिए कहा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला वीडियो अगर आप न देखे हो बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसलिए उस वीडियो को यूट्यूब में सर्च करिए, केमिस्ट्री बाय PC सर, एसिडिक स्ट्रेंथ। उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, उसका नोट्स बना लो, रिकॉर्ड बना लो, ठीक है। आइए अब आप देखो, HF स्ट्रॉन्ग एसिड है और मेथेन वीक एसिड है, और अगर वीक एसिड है तो फिर स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। लीजिए पता चल गया, ठीक। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक बेस है, ये वीक एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। एसिड का उल्टा क्या होता है? बेस। बेस का उल्टा एसिड। आंसर आ गया, आंसर आ गया। ये कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे? जब फार्मल चार्ज डिफरेंट एटम पर हो, तब। व्हेन फार्मल चार्ज इज ऑन डिफरेंट एटम। देखिए जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, इधर स्पेस है, इधर ले लेते हैं क्वेश्चन। हमारे पास है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। देखिए फार्मल चार्ज डिफरेंट एटम पर है और हमसे वो पूछ रहा है कि आप हमें बताइए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। क्या निकालना है? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है इनका। तो फार्मल चार्ज डिफरेंट एटम पर है तो इनका सबसे पहले आप बना लो कंजुगेट एसिड, HF, HCl, HBr, HI। लीजिए अब देख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HI। वीक एसिड कौन सा है? HF। HF इज वीक एसिड, और अगर ये वीक एसिड है तो फिर स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि एसिड का उल्टा क्या होता है? बेस होता है। अगर वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस है। पता चल गया, आंसर आ गया। लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस, आंसर आ गया। सब एग्जाम में आपके IIT JEE नीट एडवांस बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिक स्ट्रेंथ के, एसिडिक स्ट्रेंथ के सवाल आते हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके रखिए, नहीं तो एग्जाम में आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। बच्चों बनाइए, देख लीजिए बच्चों। दूसरा केस एक और भी होता है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ढेर सारे आते हैं कि फार्मल चार्ज डिफरेंट एटम पर नहीं है, फार्मल चार्ज सेम एटम पर है। सेम एटम। अगर फार्मल चार्ज सेम एटम पर है तब फिर बेसिक स्ट्रेंथ निकालना हो आपको तो हमेशा याद रखिएगा कि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। लीजिए बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब फार्मल चार्ज सेम एटम पर हो, सेम एटम पर। जैसे देखना बच्चों, अब यहां पर फार्मल चार्ज हर जगह कार्बन पर ही है, कार्बन पर है, कार्बन पर है। फार्मल चार्ज सेम एटम पर है और हमें बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसका है? एसिटिलीन का। ठीक है, तो सबसे कम इसी का होगा बेसिक स्ट्रेंथ, यानी सबसे ज़्यादा बेसिक होगा ये और सबसे कम बेसिक होगा ये। क्योंकि अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ये आएगा Sp, इसका निकालेंगे तो आएगा Sp2 और इसका निकालेंगे तो आएगा Sp3। इसमें 50% एस करेक्टर है, इसमें 33.3% एस करेक्टर है, इसमें 25% एस करेक्टर है। एस करेक्टर ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो एस करेक्टर ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। देख लीजिए, आइए बच्चों
बच्चों अभी तक हमने बात किया है पहला फॉर्मल चार्ज का, और अब दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? डीसी। डीसी का मतलब है डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। और डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज कराएगा कौन बच्चों? रेजोनेंस। रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस का काम ही होता है चार्ज को फैला देना, डिस्पर्ज कर देना, राइट? तो याद रखना, अगर डीलोकलाइजेशन होगा तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस चार्ज को फैलाएगा, यानी चार्ज डिक्रीज करेगा, और चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी, देख लीजिए। यानी अगर हम बात करें, अगर रेजोनेंस होगा कंपाउंड में, यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो S प्लस की चाहत घटेगी। S प्लस की चाहत घटेगी। और बच्चों अगर H प्लस की चाहत घट गई तो आप आसानी से कह सकते हो कि बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। लीजिए, दैट इज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपके सामने है। अगर डीलोकलाइजेशन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कंपाउंड की बढ़ेगी। अगर कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा, तो H प्लस को नहीं पकड़ेगा, H प्लस को कैप्चर नहीं करेगा, तो H प्लस लेने की चाहत घट जाएगी। और अगर H प्लस लेने की चाहत ही घट गई तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। देख लीजिए कौन सा, जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि हमारे पास है CH3 माइनस CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हमें बच्चों क्या निकालना है? बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है। इन दोनों बेसिक स्ट्रेंथ बताइए। फार्मल चार्ज है, कंपाउंड पे है, यहाँ भी फार्मल चार्ज है, तो क्या यहाँ का फार्मल चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है? नहीं हो रहा है। रेजोनेंस नहीं है तो डीलोकलाइज कराएगा कौन? लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, चार्ज में डीलोकलाइजेशन है, रेजोनेंस है। कंपाउंड में क्या है? रेजोनेंस है, यानी इसके चार्ज का डिस्पर्जन होगा, यहाँ के अमाउंट का चार्ज घटेगा। बताओ, अगर चार्ज घटेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो H प्लस की चाहत घटेगी, H प्लस की चाहत घटेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। ठीक है, यानी ज़्यादा बेसिक कौन होगा? ये होगा। ठीक है, ये H प्लस को ज़्यादा। जैसे बच्चों मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ये है और हमारे पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। हमें बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है, तो जरा आप देखिए क्या डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज है कंपाउंड में? तो निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी रेजोनेंस, बेंजीन रिंग में तो रेजोनेंस होता ही है। इधर देखिए, इधर भी डीलोकलाइजेशन है रिंग के साथ, इधर भी डीलोकलाइजेशन है रिंग के साथ, यानी चार्ज का डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा है, रेजोनेंस बहुत ज़्यादा है। अगर रेजोनेंस बहुत ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। खैर रेजोनेंस इसमें भी है, लेकिन इसमें वन साइडेड रेजोनेंस है, लेकिन इसमें टू साइडेड रेजोनेंस है, यानी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और स्टेबिलिटी कम होगी तभी H प्लस की चाहत ज़्यादा होगी, तभी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। यानी ज़्यादा बेसिक कौन है बच्चों? लीजिए, ये कंपाउंड आपका ज़्यादा बेसिक। बच्चों हम लोगों ने देख लिया फॉर्मल चार्ज, डीलोकलाइजेशन चार्ज, और हम लोग बात करेंगे एरोमेटाइजेशन ऑफ चार्ज, AC।
इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। एसी अगर एरोमेटाइजेशन बढ़ेगा, एरोमेटाइजेशन अगर एरोमेटाइजेशन है यानी इसमें भी रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, तो याद रखिएगा अगर एरोमेटाइजेशन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी एरोमेटिसिटी अगर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो S प्लस की चाहत घट जाएगी, और H प्लस की चाहत घटेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ अपने आप घट जाएगा। देख लीजिए, देख लीजिए, अगर क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी अगर कोई कंपाउंड को देता है वो होता है एरोमेटिसिटी, ठीक है। अगर एरोमेटाइजेशन होगा, एरोमेटिसिटी कंपाउंड में है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो H प्लस की चाहत घट जाएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है हमारे पास, लीजिए, हमें निकालना है इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। क्या निकालना है? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है। तो आप देखिए यहां पर इंडक्टिव लगा हुआ है, इंडक्टिव यहां पर नेगेटिव चार्ज के अमाउंट को बढ़ाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज यहां पर बढ़ेगा। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये अनस्टेबल होगा, क्योंकि चार्ज स्टेबिलिटी को घटाता है, और चार्ज को फैलाने वाला कोई एरोमेटिसिटी का कंडीशन यहाँ पर है भी नहीं। वही चीज आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जितना नेगेटिव चार्ज है वो कांस्टेंट है, वो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। लेकिन यहाँ पर आप नेगेटिव चार्ज देखिए तो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस आ गया, ठीक है, हल्का एरोमेटिसिटी आ गई, रेजोनेंस आ गया, तो ये चार्ज को फैलाएगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इधर देखिए नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बहुत ज़्यादा रेजोनेंस है, यानी ये बहुत ज़्यादा चार्ज को फैलाएगा, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो H प्लस की चाहत घटेगी, और H प्लस की चाहत घट गई तो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है बच्चों? ये, और सबसे कम बेसिक ये है। देख लीजिए, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास कोई कंपाउंड है दैट इज द अमोनिया, और दूसरा हमारे पास कंपाउंड है NH2, एंड नेक्स्ट कंपाउंड इज लीजिए, ये क्या है बच्चों? 1 डिग्री एमीन है। ये क्या है? 2 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है। बात को जरा समझिएगा, यहां पर प्लस आई है, प्लस आई है, और यहां पर 2 प्लस आई है, इधर से भी इधर से भी। प्लस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा। ऑलरेडी यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का डेंसिटी और बढ़ा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी। इधर से ये इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, इधर से ये इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन नाइट्रोजन पर बढ़ाएगा,
तो ये ज़्यादा बेसिक होगा यानी, लेकिन अमोनिया में कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाए, जितना है उतना कांस्टेंट रहेगा। यानी अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होता है 1 डिग्री एमीन, और 1 डिग्री एमीन से ज़्यादा बेसिक होता है 2 डिग्री एमीन। देख लीजिए। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ जाएगा बच्चों कि 3 डिग्री एमीन और बेसिक होगा 2 डिग्री से भी? नहीं, नो नो, याद रखिएगा 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री बेसिक है, लेकिन 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री बेसिक नहीं होगा। नो, क्यों? ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो इस बात को लिख लेंगे। 3 डिग्री एमीन आर लेस बेसिक देन 2 डिग्री एमीन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू steric hindrance. So approach of H plus is difficult. बच्चों होता क्या है हम आपको बताएं। सपोज करिए ये 3 डिग्री एमीन है, ये 3 डिग्री एमीन है, ये 3 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री। ये एक बल्की ग्रुप हो गया। एक बल्की ग्रुप होने की वजह से जो ये H प्लस आयन है, ये H प्लस आयन इस नाइट्रोजन तक नहीं पहुंच पाएगा। ये H प्लस आयन नाइट्रोजन तक नहीं पहुंच पाएगा, और अगर H प्लस आयन का अप्रोच कम हो गया तो उसकी बेसिसिटी घट जाएगी। क्योंकि आपने बेसिक स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या बोला था? कैपेसिटी टू एक्सेप्ट H प्लस आयन, H प्लस आयन लेने की क्षमता। और बल्की ग्रुप होने की वजह से H प्लस आयन नाइट्रोजन तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए 3 डिग्री एमीन की बेसिसिटी कम होती है 2 डिग्री एमीन से। ठीक है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, क्योंकि CH3 बल्की ग्रुप होता है, और एक ही नाइट्रोजन पर 3 बल्की ग्रुप होने की वजह से चारों साइड से नाइट्रोजन कवर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से H प्लस आयन उसके पास नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है। आपको एक ट्रिक बताते हैं, इस ट्रिक से आप याद रखेंगे। हमारे पास है 213A, राइट, या फिर हमारे पास है 231A, या हमारे पास है 321A। ए का मतलब अमोनिया। ठीक है, याद रखेंगे 213A। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेसिक 2 डिग्री एमीन, फिर 1 डिग्री एमीन, फिर 3 डिग्री एमीन। डिग्री लगा हुआ है बच्चों। ठीक है, 213A, और सबसे कम बेसिक होता है अमोनिया। याद रखिएगा अमोनिया की बेसिसिटी एमीन से हमेशा कम होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है? फॉर मेथिलामीन। लेकिन वहीं पर अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे ज़्यादा बेसिक 2 डिग्री एमीन, फिर 3 डिग्री एमीन, और सबसे कम 1 डिग्री एमीन, और इससे भी ज़्यादा कम अमोनिया। ये किसके लिए है? एथिलामीन के लिए, फॉर इथाइलामीन। ठीक है, और याद रखिएगा ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट कब अप्लाई हैं? इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, इन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए। जैसे
वाटर हो, अल्कोहल हो, एसिड हो, इसेट्रा, ये सब के सब पोलर सॉल्वेंट हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर वही यहाँ पर बात करें तो 3 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाता है, फिर 2 डिग्री एमीन, फिर 1 डिग्री, सबसे कम एमीन होता है। और ये किसके लिए है? फॉर एनी एमीन, फॉर एनी एमीन। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जैसे CCl4 है, CH2 है, C6H6 है, इसेट्रा, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट आर गैस। नॉन पोलर सॉल्वेंट या गैस में बेसिसिटी का आर्डर ये रहेगा 3 to 1 अमोनिया, ठीक है। और अगर पोलर सॉल्वेंट है तो ये आर्डर रहेगा, ठीक है। देख लीजिए, इस ट्रिक को आप याद कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला आपसे गलत नहीं हो पाएगा। तो बच्चों 213A मेथिलेमिन के लिए, 231A एथिलेमिन के लिए, लेकिन पोलर सॉल्वेंट में, याद रहे। और 321A किसी भी एमीन के लिए है, कब? जब सॉल्वेंट नॉन पोलर हो या फिर गैस के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो तो, ठीक है। इस टिक को हम लगाएंगे और डायरेक्ट आंसर पे टिक मारेंगे, ठीक है। तो ये तो जो आज के वीडियो में हमने आपको बहुत कुछ सिखाया, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है, कैसे देखा जाता है, कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं। तो जो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँचे जो बच्चे गरीबी की वजह से, अच्छी परिस्थिति न होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ताकि उनको भी ये पता चल सके कि कैसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक सही इस्तेमाल करने से IIT JEE या नीट में सिलेक्शन हो सकता है, ताकि उनका भी फ्यूचर बन सके, उनका भी करियर बन सके। तो जो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए लेक्चर, किसी नए ट्रिक या किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।